जहाँ एमसी एक शांत जगह पर बैठा हुआ होता है। उसके हाथ में एक किताब होती है और चारों तरफ समुंदर की लहरों की आवाज़ गूंज रही होती है। तभी एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, यह जगह सच में बहुत अच्छी है। यहाँ कितनी शांति है। पहले समुंदर की लहरों की आवाज़ सुनना इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब यह समुंदर इंसानों का नहीं रहा। आज इस तरह बैठकर लहरों को सुन पाना और समुंदर को देख पाना अपने आप में बहुत बड़ी किस्मत की बात है। काश मुझे कभी मौका मिले तो मैं सियोंग हो और सियोंग मियाओंग को भी यहाँ लेकर आऊँगा। तभी अचानक एमसी को किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। वो थोड़ा ध्यान से सुनता है और बोलता है, क्या वह बिल्ली है? लेकिन इस जगह पर आवाज़ किसी छोटी बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही है, लेकिन पूरी तरह बिल्ली जैसी नहीं। इसके बाद एमसी धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है, यह आवाज़ किसी शेर या टाइगर जैसी ज़्यादा लग रही है, कुछ ज़्यादा जंगली। तभी एमसी नोटिस करता है कि आसपास मौजूद हमिंगबर्ड्स बिल्कुल शांत हैं, इसीलिए वो समझ जाता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। उसी समय ऊपर आसमान से एक टेराड्रोन उड़ता हुआ जाता है और एमसी बोलता है, एक टेराड्रोन मतलब आवाज़ के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। कुछ देर बाद एमसी गुफा के अंदर पहुंचता है और अचानक कुछ देखकर बोल पड़ता है, मुझे मिल गया। फिर विंडो में दिखाते हैं आर्कटस। एमसी उसे देखकर बोलता है, आर्कटस, यह बिल्ली से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। इस छोटे से बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। क्या मुझे इसे एक पोर्शन दे देना चाहिए? तभी एमसी अचानक अपने कंधे की तरफ देखता है, क्योंकि टेराडोरन उसके कंधे पर आकर बैठ गया होता है। फिर एमसी बोलता है, ओह माफ़ करना, मैं पूरी तरह से छोटे बच्चे पर ध्यान दे रहा था। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ हो। इसके बाद वो टेराड्रोन को देखकर पूछता है, क्या तुम लोग इस बिल्ली को यहाँ लाए थे? और यह खाना भी तुम लोग लाए हो? यह तो बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। थैंक्स गाइस। अगली बार मैं जंगल में आऊँगा तो तुम लोगों के लिए कुछ स्वादिष्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। अब सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। एमसी ने उस छोटे से जानवर को पोषण और कुछ मछलियाँ खिला दी होती हैं। वो उसे देखते हुए बोलता है, अच्छा हुआ पोषण ने इतना अच्छा काम किया। पहले इसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन जिस तरह यह सो रहा है उसे देखकर लगता है कि अब यह बेहतर महसूस कर रहा है। फिर एमसी थोड़ा सोचते हुए बोलता है, मुझे अचानक जिज्ञासा हो रही है। मैं अभी तक पूरे जंगल में नहीं गया हूँ, लेकिन पहली बार मैंने किसी जानवर को देखा है। इसके बाद वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछता है, तुम आखिर आए कहाँ से हो? तभी वो छोटा सा जानवर जागता है और म्याऊं करता है। एमसी तुरंत बोलता है, ओह माफ़ करना, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? लेकिन जवाब में वो फिर से बहुत प्यारा म्याऊं करता है और लेट जाता है। यह देखकर एमसी का दिल पिघल जाता है और वो बोलता है, कितना क्यूट है। अरे वाह छोटे बच्चे, क्या तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा क्यूट नहीं हो? इसका मतलब आखिरकार मुझे अपनी खुद की बिल्ली मिल गई। तब एमसी उसके नाम के बारे में सोचने लगता है। मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? सिर्फ आर्कटस नहीं, वो इतना क्यूट नहीं लग रहा है। तुम देखने में छोटे टाइगर जैसे हो, तो टिग्गी। हाँ, टिग्गी नाम अच्छा है। फिर एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो टिग्गी। और जवाब में टिग्गी फिर म्याऊं करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और एमसी के स्टोर पर जाता है। जैसे ही लोग टिग्गी को देखते हैं, सब एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं, ओह माय गॉड, यह कितना क्यूट है, उसकी आंखें देखो, यह तो बहुत ज़्यादा अडोरेबल है। तभी एक लड़की टिग्गी को देखकर पूछती है, क्या यह स्नो लेपर्ड है? तुम्हें यह कहाँ से मिला? एमसी जवाब देता है, मुझे यह डंजन के अंदर मिला था और मैंने इसे अडॉप्ट करने का फैसला किया है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि इसका कोई घर है। इसका नाम टिग्गी है। इसके बाद वो लड़की धीरे धीरे टिग्गी के पास आती है और पूछती है, क्या मैं सिर्फ एक बार टिग्गी को प्यार से छू सकती हूँ? लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाती है, टिग्गी अचानक से रोर करता है और अपने पंजे से उसका हाथ खरोंच देता है। लड़की दर्द से बोलती है, आउच। एमसी तुरंत घबराकर पूछता है, क्या आप ठीक हैं मैम? तब वो लड़की जवाब देती है, मेरा हाथ तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल टूट गया है। एमसी शर्मिंदा होकर बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह थोड़ा शर्मीला है। टिग्गी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जवाब में टिग्गी फिर म्याऊं करता है। अब एमसी अपने मन में सोचता है, तो टिग्गी सिर्फ मेरे साथ ही अच्छा है, बाकी लोगों के साथ तो यह पूरा
ग्रम्फी हो जाता है। अगर कस्टमर के आसपास यह इतना सेंसिटिव रहा तो इसे स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन मैं इसे घर पर अकेला भी नहीं छोड़ सकता, और सच कहूँ तो मैं सबको इसकी क्यूटनेस दिखाना भी चाहता हूँ। तभी हेजिन स्टोर के अंदर आती है और एमसी उसे देखकर बोलता है, हेजिन वेलकम। ओ हेजिन, काफ़ी समय हो गया है। हेजिन जवाब देती है, मैं पास में काम से आई थी, उम्मीद है तुम्हें कॉफ़ी पसंद आएगी। लेकिन तभी उसकी नज़र टिग्गी पे पड़ती है। टिग्गी भी उसे देखकर म्याऊं करता है और हेजिन डर जाती है। वो घबराकर बोलती है, वो क्या है? एम्प्टी जवाब देता है, ओ हेजन, यह टिग्गी है। लेकिन हेजन तुरंत बोलती है, टाइगर? एम्प्टी बोलता है, नहीं, सिर्फ टिग्गी। लेकिन हेजन फिर डरती हुई बोलती है, हाँ टाइगर, दोनों एक ही बात है। इसके बाद वो थोड़ा दूर जाकर एक पोल के पीछे छिप जाती है। यह देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, तो ऐसी भी कोई चीज़ है जिससे हेजन डरती है। तभी हेजन दूर से कॉफ़ी आगे बढ़ाते हुए बोलती है, ये लो कॉफ़ी। एमसी कॉफ़ी लेते हुए बोलता है, ओह, यह मेरे लिए है। लेकिन तभी टिग्गी धीरे धीरे हेजन की तरफ चलने लगता है। हेजन घबरा जाती है और बोलती है, वो जानवर मेरी तरफ आ रहा है। टिग्गी फिर म्याऊं करता है। एमसी तुरंत बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैंने इसे आज ही अडॉप्ट किया है। मुझे नहीं पता था कि ये तुमसे इतनी डर जाओगी। शांत हो जाओ टिग्गी। तभी एमसी ध्यान से देखता है और बोलता है, मुझे लगता है यह चाहता है कि तुम इसे प्यार से छुओ। एजेंट शॉक होकर बोलती है, क्या इसे छूऊं? फिर डरते डरते टिग्गी को हाथ लगाती है और बोलती है, शायद सिर्फ एक बार। यह कितना सॉफ्ट है। नाइस टाइगर। एमसी तुरंत जवाब देता है, यह सिर्फ नाम है। इसके बाद एजेंट टॉपिक बदलते हुए बोलती है, ओह, मैंने सुना तुमने एक बफ स्क्रॉल मुफ्त में दे दी। फिर वो आगे बोलती है, हंटर नेट पर उसी की बातें हो रही हैं। एटर्नल फ्लेम गिल्ड मास्टर भी कुछ समय पहले उसी बारे में मिलने आई थी। इसके बाद हेजन अपने मन में सोचती है, सैकड़ों मिलियन की कीमत वाला स्क्रॉल को मुफ्त में देना। मैं समझ नहीं पा रही कि यह इंसान बहुत जेनरस है या बिल्कुल पुशओवर। लेकिन एक बात तय है, यह कभी लालची या हिसाबी नहीं रहा। यह हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान रहा है। शायद इसी वजह से मैं बार-बार इस स्टोर पर वापस चली आती हूँ। उधर टिक्की एमसी की शर्ट पकड़ने लगता है, तो एमसी बोलता है, तुम मेरी शर्ट खराब कर दोगे टिग्गी। लेकिन तभी अचानक हमिंग बेल बहुत तेज आवाज़ करने लगती है। एमसी चौंक कर बोलता है, हमिंग बेल्स इतनी आवाज़ क्यों कर रही है? रुको नहीं। और तभी अचानक जोरदार क्रैश की आवाज़ आती है। धड़ाम। तुरंत वार्निंग डिस्प्ले दिखाई देती है। वार्निंग, वार्निंग, टाइफून कैटास्ट्रॉफी, और अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। तभी नागरिकों से तुरंत इस इलाके को खाली करने के लिए कहा जाता है। मैं दोहराता हूँ, यह कोई ड्रिल नहीं है। तुरंत यहाँ से निकल जाएं। तभी एजेंट जोर से चिल्लाती है, अभी शेल्टर की तरफ भागो, जल्दी। और यहाँ सुनते ही एमसी डर जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि कई सारे टैंक रोड के ऊपर से तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। पूरा माहौल इमरजेंसी से भरा हुआ होता है। तभी एक अधिकारी जोर से चिल्लाता है, हंटर आ चुके हैं, सभी सिविलियन को तुरंत इवैक्यूएट करो और पूरा एरिया को सिक्योर रखो। जैसे ही एक सैनिक तुरंत जवाब देता है, यस सर, तब एमसी को दिखाते हैं जो शेल्टर के अंदर पहुंच चुका होता है और उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। चारों तरफ भगदड़ मची हुई होती है। लोग लगातार चिल्ला रहे होते हैं, जल्दी, सभी लोग बाहर मूव करो। तभी एमसी अपने मन में सोचता है, कैटेगरी 4 अलर्ट का मतलब है कैटेगरी 4 डंजन कैटास्ट्रॉफी हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ बहुत सारे पावरफुल हंटर आने वाले हैं। उम्मीद है वो लोग इसे संभाल लेंगे। इसके बाद वो अपने छोटे टिग्गी को पकड़कर धीरे से बोलता है, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी बाहर से जोरदार धमाके की आवाज़ आने लगती है। धड़ाम, बूम। एक छोटा बच्चा डरकर चिल्लाने लगता है, मम्मा मम्मा। यह सब देखकर एमसी के चेहरे पर डर और बढ़ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, शायद मैंने बहुत जल्दी बोल दिया। फिर वो टिग्गी को पकड़कर बोलता है, सब ठीक है टिग्गी, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अब सीन बाहर डंजन की तरफ शिफ्ट होता है और नरेशन शुरू होता है। कैटास्ट्रॉफी एक ऐसा इवेंट होता है जो तब होता है
जब डंजन के अंदर गए हंटर्स अपनी क्वेस्ट पूरी करने में फेल हो जाते हैं। फिर आगे बताते हैं, अगर कैटास्ट्रॉफी किसी लो लेवल डंजन में हो तो वह ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन अगर वह कैटेगरी 4 या उससे ऊपर हो तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। इसके बाद दिखाते हैं कि पूरे इलाके को मिलिट्री ने घेर लिया होता है। इवेंट शुरू होते ही 12 माइल्स रेडियस के अंदर मौजूद सभी सिविलियन को इवैक्यूएट कर लिया जाता है। मिलिट्री को तुरंत कॉम्बैट के लिए मोबिलाइज किया जाता है और हाई रैंकिंग हंटर्स को भी बुला लिया जाता है। तभी एजेंट को आते हुए दिखाते हैं और वो बोलता है, लो किंग्स आ गए। और उसी समय डंजन्स के अंदर से जोरदार क्रैकिंग साउंड आने लगती है और दिखाते हैं कि डंजन टूटना शुरू हो चुका है। तभी अनडेड की आर्मी डंजन के अंदर से बाहर निकलने लगती है। तभी एक सोल्जर जोर से चिल्लाता है, ओपन फायर। और उसी पर सारे सैनिक फायरिंग शुरू कर देते हैं। टैंकों से गोलियां चलने लगती है। ऊपर उड़ते हुए प्लेन्स मिसाइल्स बरसाने लगते हैं। वो आर्मी ऑफिसर बोलता है, लिचीज। और अपने मन में सोचता है, लगता है ये लोग अनडेड डंजन क्लियर करने में फेल हो गए, लेकिन फिर भी इतनी फायर पावर के सामने ये ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। जैसे ही बाकी बचे मॉन्स्टर ख़त्म होंगे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। इसके बाद दूसरे सैनिक से बोलता है, सारी फायरिंग गेट की तरफ फोकस करो। गेट से बाहर आने वाले मॉन्स्टर और लिचिस को हम संभाल लेंगे क्योंकि वो कर्स कास्ट कर सकते हैं। सैनिक तुरंत जवाब देता है, गॉट इट। और फिर वो अपने मन में सोचता है, ठीक है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल नहीं आया तो यह बैटल जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक धड़ाम, डंजन के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता है और फिर धीरे धीरे एक विशाल मॉन्स्टर बाहर आता है। उसे देखकर आर्मी हेड की आंखें फैल जाती हैं। वो सोचता है, ये तो एबोमिनेबल है। फिर वो तुरंत जोर से चिल्लाता है, इमरजेंसी, सारी फायर पावर उस मॉन्स्टर पर फोकस करो जल्दी। यस सर, फायर एट विल, जो कुछ भी है सब इस्तेमाल कर दो। और फिर टैंक्स मिसाइल्स और फाइटर प्लेन्स पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर पर हमला शुरू कर देते हैं। गोलियां, बॉम्ब्स, मिसाइल सब कुछ लगातार उसके ऊपर बरसाया जा रहा होता है। एक मिसाइल तो सीधे उसके मुंह के अंदर घुस जाती है और उसके मुंह के अंदर ही फट जाती है। बूम। कुछ सेकंड बाद एक अधिकारी चिल्लाता है, डैमेज कंफर्म। जिस पर दूसरा अधिकारी बोलता है, गुड, हमला जारी रखो। लेकिन अपने मन में वो सोच रहा होता है, एबोमिनेबल एक डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर है, इतने अटैक से उसे कोई नुकसान नहीं होना वाला। और तभी स्मोक हटती है। सबके चेहरे पर डर छा जाता है। मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ होता, बस उसका एक छोटा सा दांत टूटा होता है। तभी मॉन्स्टर धीरे से बोलता है, समझ गया, वो डेंजरस एनिमी लग रहा है, उसे ख़त्म करना होगा। और फिर वो भारी कदमों के साथ आगे बढ़ने लगता है, धम 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 करते हुए। हर कदम के साथ जमीन कांप रही होती है। आर्मी ऑफिसर डरकर चिल्लाता है, ओ नहीं, ये हमारी तरफ आ रहा है, सभी लोग हट जाओ। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर उसकी तरफ नहीं आ रहा। वो अपने मन में सोचता है, ये हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहा, तो फिर वो हमला क्यों नहीं कर रहा। नहीं, ये इवैक्यूएशन शेल्टर की तरफ जा रहा है। तभी दिखाते हैं कि एक एजेंट सामने आ जाती है और जोर से बोलती है, तुम उस शेल्टर के पास नहीं जाओगे। और उसी समय वो अपना अटैक एक्टिव कर देती है, द डांस ऑफ द स्माइल स्वॉर्ड। वो पूरी स्पीड से मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। तभी दूसरी तरफ रेड हेयर वाली लड़की दिखाई देती है। अब उसे रेड बुलाते हैं। रेड जोर से चिल्लाती है, एवरीवन बैक ऑफ। और फिर वो अपने हाथ से एक पावरफुल फायर अटैक मॉन्स्टर की तरफ छोड़ देती है। बूम। अटैक सीधा मॉन्स्टर पर जाकर लगता है। लेकिन हेजिन और रेड दोनों शॉक होकर सोचते हैं, ये पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा। तभी मॉन्स्टर अपने मुक्के से भयानक पावर भरता है और शेल्टर की दीवार पर जोरदार पंच मारता है। धड़ाम। पूरा शेल्टर हिल जाता है। रेड तुरंत हेजिन से चिल्लाकर बोलती है, पास मत जाओ, वो बहुत डेंजरस है। लेकिन हेजिन गुस्से में जवाब देती है, हम ऐसे बैठकर लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। उस शेल्टर के अंदर लोग हैं। तभी मॉन्स्टर शेल्टर के अंदर देखता है और बोलता है, मुझे मिल गया हमारा दुश्मन। अब
अंदर एमसी को दिखाते हैं। पूरा शेल्टर टूटने लगा होता है। अनाउंसमेंट होती है, शेल्टर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। एमसी बाहर की हालत सोचकर डर जाता है और अपने मन में बोलता है, अगर शेल्टर टूट चुका है तो बाहर की हालत बहुत खराब होगी। फिर वो उठने की कोशिश करता है। मुझे भागना चाहिए, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे हैं। चलो हिलो। तभी मॉन्स्टर शेल्टर के अंदर देखते हुए बोलता है, ये अच्छा नहीं है। और उसी पल दिखाते हैं टिग्गी को। टिग्गी अचानक से जोर से रोर करती है, रोर, और उसके मुंह से एक भयानक एनर्जी बीम चार्ज होने लगती है। पूरा शेल्टर उस एनर्जी से चमक उठता है और फिर अगले ही पल बूम, वो बीम सीधी मॉन्स्टर को जाकर लगती है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि पूरा एरिया हिल जाता है। कुछ सेकंड बाद स्मोक हटती है। एमसी शॉक होकर चिल्लाता है, टिग्गी। और तभी टिग्गी दिखाई देती है, लेकिन अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका होता है। वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और मैजेस्टिक दिखाई दे रही होती है। उधर मॉन्स्टर की हालत ख़राब हो चुकी होती है। उसका शरीर बुरी तरह से घायल हो चुका होता है। तभी कोई चिल्लाता है, मॉन्स्टर को पीछे हटाओ। और फिर जोरदार एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है। मॉन्स्टर थोड़ा पीछे हट जाता है। बाहर हेजन शॉक में अपने मन में सोचती है, ये क्या था? अभी मैंने बहुत बड़ी ईथर सोर्स महसूस किया। जो भी था, मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा। जब मॉन्स्टर स्टन्ड है, तभी पीछे से रेड चिल्लाती है, मुझे 2 बार बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तुरंत अपनी पूरी ताकत से एक विशाल फायर बीम मॉन्स्टर पर छोड़ती है। बूम! उसी समय हेजन अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती है। उसकी तलवार आगे से चमकने लगती है। फिर वो पूरी स्पीड से चिल्लाती है, द डांस ऑफ द फ्लेमिंग स्वॉर्ड। और अगले ही पल वो मॉन्स्टर के शरीर पर इतनी तेजी से वार करती है कि उसका पूरा शरीर कटकर बिखरने लगता है। मॉन्स्टर की हालत बेहद खराब हो जाती है। तभी रेड धीरे से पूछती है, क्या क्या ये खत्म हो गया? लेकिन हेजन अपनी आंख सिकोड़कर बोलती है, अभी नहीं। मुझे शेल्टर के अंदर से बहुत बड़ा ईथर सर्ज महसूस हुआ। और फिर हमें दिखाते हैं कि हेजन सीधे एमसी की तरफ देख रही होती है और शॉक होकर बोलती है, वो अभी भी अंदर है। और तभी सीन बाहर का दिखाते हैं, जहाँ चारों तरफ आग लगी हुई होती है। पूरा इलाका धुएं से भर चुका होता है। तभी हर तरफ सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। तभी एक सैनिक बोलता है, अंदर किसी इंसान के होने का कोई निशान नहीं है। सब क्लियर है, घायल लोगों को बाहर ले जाओ। इसके बाद दिखाते हैं कि एम्बुलेंस लगातार घायल लोगों को लेकर जा रही होती है। हेजन यह सब खड़ी होकर देख रही होती है और अपने मन में सोचती है, मुझे अब वो ईथर महसूस नहीं हो रहा। आखिर वो चीज़ क्या थी? अब सीन शिफ्ट होकर एमसी के ऊपर आता है। एमसी अपने सिर को तौली से साफ करते हुए गहरी सांस लेते हुए बोलता है, हाँ, क्या दिन था। गुड जॉब टुडे टिग्गी। तभी दिखाते हैं कि टिग्गी अभी भी उस एब्डोमिनल मॉन्स्टर की तरफ गुस्से से देख रही होती है। एमसी उसे देखकर सोचता है, टिग्गी उस एबोमिनेबल को देखकर बहुत गुस्से में लग रही थी, लेकिन अब यह पहले से काफ़ी शांत दिख रही है। फिर एमसी सोचता है, एक एबोमिनेबल, मुझे शायद इसके बारे में कुछ लिख लेना चाहिए। तभी वो अपनी जादुई डिवाइस निकालता है और उस पर कुछ लिखने लगता है। फिर हमें एक प्लेटफॉर्म दिखाते हैं जिसका नाम होता है मेरी विकी। उसके ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है, एबोमिनेबल, एक विशाल बदसूरत 50 फुट लंबा मॉन्स्टर। तभी सीन शिफ्ट होता है और आर्मी ऑफिसर को दिखाते हैं, जो यह देखकर शॉक हो जाता है कि किसी ने एबोमिनेबल के बारे में जानकारी अपडेट की है। वो हैरानी से बोलता है, मेरी विकी अपडेट हो रही है। अब सीन वापस एमसी की तरफ आता है और वो बोलता है, इतना काफ़ी होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मीटिंग चल रही होती है। कोई बोलता है, आज तक कोई भी मेरी विकी पर कोई अपडेट नहीं किया। हम अभी भी सिर्फ इतना जानते हैं कि वह एक ईथर सर्च हुआ था। फिर दूसरा अधिकारी बोलता है, लेकिन एक बात तय है, जिसने एबोमिनेबल को हराया वो कोई नॉर्मल हंटर नहीं था। अगर वो ईथर एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता तो नुकसान इससे कहीं ज़्यादा भयानक होता। तभी कोई पूछता है, तो फिर वो था कौन? आर्मी अफसर जवाब देता है, इतनी जल्दी यह कहना गलत होगा कि वो इंसान था। हो सकता है वह कोई नेचुरल अकुरेंस हो। फिर वो लोग बोलते हैं, लेकिन तुम सबने उस ईथर सर्च को शेल्टर के अंदर महसूस किया था।
और शेल्टर के अंदर सिर्फ सिविलियन मौजूद थे। इसी वजह से शेल्टर के अंदर आने जाने वाले सभी लोगों की पहचान करना जरूरी था। तभी दूसरा अधिकारी बोलता है, तुम सबने देखा कि मेरी विकी पर एबॉमिनेबल की इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है ना? फिर वो ऑफिसर हेजन की तरफ देखकर बोलता है, यहाँ जरूर कुछ और भी है। इतिहास में पहली बार मेरी विकी अपडेट हुई है। तभी रेड बोलती है, कोई ऐसा मौजूद है जो इतना पावरफुल है कि उसने एबॉमिनेबल को पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है, मेरी विकी पर एबॉमिनेबल की इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है। इसका मतलब दो चीज़ हो सकती हैं। तभी हेजन बोलती है, यह तो वो चीज़ जिसे एबॉमिनेबल को भगाया शेल्टर के अंदर थी। फिर वो आगे बोलती है, या फिर कोई स्पेशल एंटिटी मौजूद है जो हम हंटर्स से पूरी तरह अलग है। तभी रेड बोलती है, यह बात पहले भी सामने आ चुकी है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईथर सर्च शुरू होने से पहले किसी बिल्ली जैसी आवाज़ सुनाई गई थी। यह सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वो ऑफिसर बोलता है, मैं नहीं मानता कि यह इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन तभी रेड आगे बोलती है, हंटर स्टोर का ओनर भी शेल्टर में मौजूद था और उसके हाथ में उसकी एक कैट भी थी जो स्नो लेपर्ड जैसी दिखती है। यह सुनकर हेजन और वो आर्मी ऑफिसर दोनों शॉक हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर एमसी के स्टोर पर आ जाता है। एमसी किसी कस्टमर को देखकर बोलता है, वेलकम। तभी दिखाते हैं कि हेजन, रेड और आर्मी ऑफिसर तीनों उसके स्टोर के बाहर खड़े होते हैं। एमसी उन्हें देखकर बोलता है, सर आप दोनों एक साथ यहाँ कैसे? इसके बाद वो लोग एमसी के पास आते हैं और आर्मी ऑफिसर बोलता है, हमें तुम्हारी उस कैट को देखना है। एमसी बोलता है, कैट? क्या आप टिग्गी की बात कर रहे हैं? वैसे अगर आप लोग ऐसे अचानक अंदर आओगे तो वह डर सकती है। तभी टिग्गी उछलकर काउंटर के ऊपर आ जाती है। उसे देखकर रेड बोलती है, तो तुम हो? तभी टिग्गी म्याऊं करती है। रेड उसे गोद में उठाकर बोलती है, तो क्या यही उस ईथर सर्च की वजह थी? लेकिन यह तो बस एक ओवरसाइज कैट जैसी लग रही है। तभी एमसी तुरंत बोलता है, मैं इसे ऐसे पकड़ने की सलाह नहीं दूंगा। रेड बोलती है, मुझे इसमें कोई ईथर सर्च महसूस नहीं हो रही। इतनी बड़ी ईथर एनर्जी के बाद इसमें कुछ तो अलग होना चाहिए। और फिर वो टिग्गी को ध्यान से चेक करने लगती है। लेकिन तभी चपाक, टिग्गी जोर से उसके हाथ पर काट लेती है। रेड दर्द से बोलती है, यू लिटिल। तभी एमसी बोलता है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अब हेजन बोलती है, जब एबॉमिनेबल ने हमला किया था तब तुम शेल्टर के अंदर थे, है ना? फिर वो आगे बोलती है, हम रिपोर्ट सुनी है कि एबॉमिनेबल के भागने से पहले किसी बिल्ली जैसी आवाज़ सुनाई गई थी। जिसके जवाब में एमसी कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी टिग्गी म्याऊं कर देती है। तभी आर्मी ऑफिसर बोलता है, यह सच है। और उसी समय दिखाते हैं कि टिग्गी एमसी को परेशान कर रही होती है। एमसी बोलता है, आउच। यह देखकर आर्मी ऑफिसर अपने मन में सोचता है, इसे अपनी गिल्ड में शामिल करना अच्छा रहेगा, लेकिन अभी टाइमिंग सही नहीं है। मैं पहले इथरनल फ्लेम गिल्ड से कॉम्पिटिट नहीं करना चाहता। अब एमसी बोलता है, फिर मिलते हैं। इसके बाद हेजन, रेड और आर्मी ऑफिसर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रेड पीछे मुड़कर बोलती है, क्या तुम लोग सच में जा रहे हो? मैं तो देखना चाहती थी कि तुम्हें रिजेक्ट किया जाता है या नहीं। फिर हेजन मुस्कुराकर बोलती है, मैं जल्द ही फिर वापस आऊंगी। एमसी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जरूर, कभी भी आ सकती हो। अब सीन शिफ्ट होता है और एमसी को एक जंगल के अंदर दिखाते हैं। वो आग के पास रखी बेंच पर लेटा हुआ किताब पढ़ रहा होता है और टिग्गी उसके ऊपर आराम से लेटी होती है। एमसी किताब पढ़ते हुए बोलता है, द गेहना कॉन्टिनेंट। फिर वो पढ़ता है, गेहना कॉन्टिनेंट, मैं यह नाम पहले भी कहीं सुना है। फिर किताब में लिखा दिखाते हैं, गेहना कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह थी जहाँ एक विशाल वृक्ष और कई अलग अलग स्पीशीज रहा करती थी। उस वृक्ष ने ऐसे बीइंग को जन्म दिया जिन्हें गॉड ऑफ नेचर कहा जाता था। फिर आगे लिखा होता है कि वो गॉड ऑफ गेहना की प्रकृति की रक्षा करती थी और उसमें सबसे वायलेंट था किंग ऑफ द गॉड्स। फिर किताब में उसका वर्णन दिखाते हैं, एक सुंदर सफ़ेद बिल्ली जिसके शरीर पे काले स्पॉट थे और बेहद तेज दांत। यह पढ़कर एमसी शॉक हो जाता है और सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो टिग्गी की तरफ देखकर सोचता है, क्या टिग्गी कोई गॉड ऑफ नेचर है? लेकिन फिर खुद ही सोचता है, यह छोटा सा बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। फिर वो गहरी सोच में पड़ जाता है।
लेकिन मेरे आसपास बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही हैं। लोग कहते हैं अगर कोई कोइंसिडेंस बार बार होने लगे तो वह कोइंसिडेंस नहीं रहता। फिर वो आगे सोचता है ईथर सर्च के बारे में जो उन्होंने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि शेल्टर में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे टिग्गी ही थी। फिर वो सोचता है तो यह मानना गलत नहीं होगा कि टिग्गी कोई वाइल्ड गॉड या ऐसी ही कोई चीज़ है। इसके बाद एमसी को अपने सपनों में का वो पेड़ याद आता है, और अगर ऐसा है तो मेरे सपनों वाला ट्री अभी सब कुछ पूरा कर सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्री मुझे टास्क दे रहा हो। फिर वो सोचता है क्या वर्कर के रूप में मेरी अवेकनिंग ही इन सब चीज़ों की शुरुआत थी? टेरा ड्रोन्स की मदद करना, टिक्की को बचाना, शायद यह सब किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। तभी अचानक एमसी की किताब बहुत तेज़ी से चमकने लगती है। फिर एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें एमसी की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। क्लास अननोन वर्कर। इसके बाद स्टेट्स दिखाते हैं। प्राइमरी स्टेट हेल्थ 80, वाइटलिटी 70, ईथर अननोन, असेंस 2, सेकेंडरी स्टेट्स स्टेमिना 7, स्ट्रेंथ 8, एजिलिटी 8, टैलेंट 9, माइंड 9, रेजिस्टेंस फिजिकल 5, एलिमेंटल कोल्ड 32, पॉइजन अननोन, स्टेटस इफेक्ट अननोन, ट्रेट अननोन ब्लेसिंग लेवल 1, स्किल फ्लोरा फ्रेंडली लेवल 1, फन्ना फ्रेंडली लेवल 1, एल्कमी लेवल 2। यह सब पढ़कर एमसी सोच अननोन वर्कर, आखिर इसका मतलब क्या है? और तभी अचानक बहुत तेज रोशनी निकलती है। एमसी अपनी आंख बंद कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कंबल ओढ़े हुए बहुत सारे बॉक्सेस के बीच बैठी होती है और टीवी देख रही होती है। टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है और अनाउंसर बोल रहा होता है मिस्टर जेरी के आसपास का इलाका अभी भी अनडेड मॉन्स्टर से भरा हुआ है जिसका नेतृत्व एल्डर लिच कर रहा है। सरकार द्वारा उस जगह को छोड़े हुए अब तक 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे जैसे पॉल्यूटेड लैंड फैलती जा रही है वैसे वैसे खेती योग्य ज़मीन कम होती जा रही है, जिससे फूड शॉर्टेज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस पूरे इलाके को अब बॉम्ब कर देना चाहिए। तभी टीवी में कुछ लोग आपस में डिस्कशन करते हुए दिखाते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है अगर हमें ये शुरू करना है तो वो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। तभी दूसरा आदमी बीच में बोलता है अब हमें उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बहुत सारी आर्टिलरी मोबिलाइज कर हैवी हमला करना चाहिए। यह सब सुनने के बाद वह लड़की टीवी बंद कर देती है और धीरे से बोलती है लीच से डील करना इतना आसान नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होता है और एक विशाल पेड़ के नीचे एमसी खड़ा दिखाई देता है। वो उसे पेड़ को देखते हुए बोलता है इट्स यू, तुम ही थे जिसने मुझे फॉरेस्ट ऑफ ड्रीम में लगाया था। मुझे नहीं पता तुमने इतना बड़ा काम करने के लिए मुझे क्यों चुना है, लेकिन ज़रूर तुम्हारे पास कोई कारण होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा मदद करने की। तभी अचानक पीछे एक पर्पल लाइट के साथ पोर्टल खुल जाता है। एमसी पीछे मुड़कर शॉक में उसकी तरफ देखता है और सोचता है अभी वहाँ क्या हुआ? वो पर्पल क्लाउड क्या है? तभी एक डरावनी आवाज़ गूंजती है कर्स ऑल डेड ब्रेथ। एमसी हैरान होकर चारों तरफ देखने लगता है। फिर वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है डेथ टू ऑल हेल अवर कीपर। तभी दिखाते हैं कि एक अनडेड आर्मी आगे बढ़ रही होती है। उसके पीछे के एक एल्डर लिच खड़ा होकर उन्हें कमांड दे रहा होता है। यह देखकर एमसी सोचता है ये टेरर क्लास मॉन्स्टर होना चाहिए, लेकिन ये इतना छोटे हैं, थोड़े क्यूट भी लग रहे हैं, लेकिन ये आखिर बोल क्या रहे हैं? तभी एल्डर लिच अपनी आर्मी को जोर से कमांड देता है डेथ टू ऑल लाइफ, ऑल हेल अवर कीपर। तभी अगले ही पल एक पॉपअप विंडो सामने आ जाती है। उसमें लिखा होता है एल्डर लिच आसपास की ज़मीन को प्रदूषित कर रहा है। अगर इस काम को नज़रअंदाज किया गया तो लिच तुम्हारे डोमेन पर कब्जा कर सकता है। तुरंत जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक सुझाव दिया जा सकता है। फिर नीचे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं यस और नो। अगले ही और आगे लिखा होता है डेथ हेल। अब एमसी को दिखाते हैं जो टिग्गी के साथ यह सब देख रहा होता है। एमसी सोचता है ये टेरर क्लास मॉन्स्टर है, लेकिन ये काफ़ी क्यूट लग रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये छोटे हैं। तभी वो एल्डर लिच
को अपनी आर्मी से बात करते हुए दिखाते हैं। यह देखकर एमसी सोचता है, ईथर इस्तेमाल करने डायरेक्टली इंटरवेन करने का सबसे आसान तरीका होगा। क्या मैं इन्हें अपने हाथ से क्रश नहीं कर सकता? फिर अचानक उसे कुछ याद आता है और वो बोलता है, ओह राइट, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये लिच है। फिर वो समझता है लिच को अब तक नहीं मारा जा सकता जब तक उसकी लाइफ फोर्स का सोर्स डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए। सिर्फ इनके शरीर को क्रश करने से कुछ नहीं होगा। तभी डिंग, एक पॉपअप विंडो दिखाई देती है। उसमें लिखा होता है, एल्डर लिच के प्रभाव को कम करने की प्रक्रिया। नंबर 1, एल्डर लिच के स्रोत को नष्ट करो। नंबर 2, आसपास की प्रदूषित भूमि को साफ करो। यह पढ़कर एमसी सोचता है, जैसे मैंने सोचा था, मुझे दोनों स्टेप्स पूरे करने होंगे, सिर्फ एक नहीं। तभी दिखाते हैं कि एल्डर लिच के सामने एक विशाल कैसल मौजूद होता है। यह देखकर एमसी सोचता है, क्या ये वही कैसल है? मैंने इसे कहीं पहले देखा है। फिर अचानक उसे याद आता है, ओह, मुझे वो फ्लैग याद है। मेरा ख्याल है ये एस्टर्न किंगडम का फ्लैग है। फिर वो सोचता है, अगर ये सच में एस्टर्न किंगडम है तो शायद ये लिचेस कभी इस किंगडम के लोग हुआ करते थे। लेकिन फिर वो खुद ही बोलता है, लेकिन अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी ये लोग पूरी ज़मीन को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। फिर एमसी सोचता है, अगर मैं खुद इंटरवेन नहीं कर सकता तो मुझे अपनी आर्मी का इस्तेमाल करना होगा। तभी दिखाते हैं कि एक विशाल पत्थर आर्मी का रास्ता रोक रहा होता है। एमसी बोलता है, एक जायंट रॉक, सिर्फ टेराड्रोन वॉरियर ही इसे इसके ऊपर से उड़ सकते हैं। अगर मैं इसे टेराड्रोन पर छोड़ दूं तो बहुत समय लग जाएगा। तभी एक विंडो पॉपअप होती है। उसमें दिखाया जाता है कि रॉक को मूव कराने के लिए एक एसेंस। नंबर 2, अगर रूप को टेराड्रोन्स के लिए छोड़ दिया जाए। एमसी सोचता है, चलो मूव द रॉक चुनते हैं। फिर वो टेराड्रोन आर्मी से बोलता है, ऑल राइट, जाओ एल्डर लिच का सोर्स ढूंढो। और फिर दिखाते हैं कि टेराड्रोन आर्मी तेजी से आगे बढ़ती है और लिच आर्मी को तोड़ना शुरू कर देती है। उन्हें देखकर एमसी सोचता है, वाह, ये पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। अब ये सच में एक रियल आर्मी जैसा लग रहा है। दिखाते हैं कि एल्डर लिच कमांडर को वो जोर से चिल्लाता है, माय सोल्जर, प्रोटेक्ट द लॉस्ट ऑफरिंग। फिर वो अपने जादुई स्टाफ से जादू करने लगता है और वो अपने स्टाफ से टेराड्रोन्स के ऊपर मैजिकल अटैक छोड़ते हुए चिल्लाता है, अटैक, डेथ टू ऑल लाइफ। लेकिन तभी एक टेराड्रोन अचानक उड़कर उसके स्टाफ पर हमला कर देता है। यह देखकर एमसी खुश होकर सोचता है, ग्रेट वर्क, यह तो पूरी तरह से इफेक्टिव है। तभी दिखाते हैं कि एल्डर लिच का स्टाफ दूर उड़कर गिर जाता है और लिच खुद जमीन पर गिर पड़ता है। अब कई टेराड्रोन्स उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं। लिच चिल्लाने लगता है, रिलीज मी, यू कर्स ट्री मॉन्स्टर्स। तभी टेराड्रोन्स उसके हाथ खींचकर तोड़ देते हैं। लिच दर्द से चिल्लाता है, कर्स यू। लेकिन एमसी सोचता है उसका शरीर अमर है, पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं है। तभी अचानक एल्डर लिच को कुछ महसूस होता है और वह शौक में चिल्लाता है, इट कैन नॉट बी। फिर दिखाते हैं कि एक छोटा टेराड्रोन एक टेबल के पास खड़ा होता है और किसी बॉक्स को देख रहा होता है। तभी पॉपअप विंडो आती है। एल्डर लिच का सोर्स मिल गया है। उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने लॉयल सर्वेंट को इवॉल्व करना होगा। टेराड्रोन वॉरियर को इवॉल्व करने के लिए 5 एसेंस लगेंगे। यह देखकर एमसी सोचता है, यह थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन शायद मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तभी एवोल्यूशन कन्फर्म हो जाती है। अब वो टेराड्रोन धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है। उसका शरीर बड़ा और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उसका नया नाम बन जाता है टेराड्रोन नाइट। इसके बाद दिखाते हैं कि टेराड्रोन नाइट बहुत तेज़ी से कैसल के अंदर घुस जाता है, जहाँ छोटा टेराड्रोन उस बॉक्स के पास खड़ा होता है। उधर एल्डर लिच शॉक में चिल्लाता है, इट कैन नॉट बी, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब माई रेस्ट। और तभी धड़ाम, टेराड्रोन नाइट अपने सिर से उस बॉक्स को तोड़ देता है। एल्डर लिच दर्द से चिल्लाता है, यू विल सफ़र एटर्नल डेथ फॉर दिस। लेकिन उसी पल उसका शरीर टूटने लगता है। अब एमसी उसे ख़त्म होते हुए देखता है और मुस्कुराकर बोलता है, वी वॉन। इसके बाद दिखाते हैं कि टेराड्रोन आर्मी कैसल से बहुत सारे क्रिस्टल और
रिसोर्सेज लूटकर बाहर ला रही होती है। उन्हें देखकर एमसी खुश होकर बोलता है, तुम लोग इतना सब वापस ले आए, थैंक यू। यह सुनकर सारे टेराड्रोन खुशी से आवाज़ करने लगते हैं। तभी एक टेराड्रोन एमसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। उसके हाथ में एक बड़ा बॉक्स होता है। उसे देखकर एमसी सोचता है, यह तो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। फिर बॉक्स खोलकर देखता है, द रॉयल सील ऑफ एस्टर्न। एमसी शॉक होकर बोलता है, मुझे पता था, यह सच में एस्टर किंगडम था। तभी एक पॉपअप विंडो में उस आइटम की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। रॉयल सील ऑफ एस्टर्न, रेयरिटी यूनिक, स्टेट माइंड +6, ट्रेड द करिश्मा ऑफ कॉन्कर। यह पढ़कर एमसी सोचता है, मैं इसे इसके असली मालिक को लौटाना चाहता, लेकिन वो लोग शायद बहुत पहले ही मर चुके हैं। फिर वो बोलता है, मुझे अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है, फ़िलहाल इसे बाद के लिए रख लेता हूँ। इसके बाद एमसी बोलता है, अब मुझे पॉल्यूटेड लैंड साफ करनी होगी। तभी फिर पॉपअप आता है, प्रोसीजर टू रिड्यूस द एल्डर लिच इन्फ्लुएंस, फर्स्ट डिस्ट्रॉय द एल्डर लिच सोर्स, सेकंड क्लीन द सराउंडिंग लैंड। अब दिखाते हैं कि एमसी आसपास की पॉल्यूटेड लैंड को साफ करने लगता है। वो बोलता है, इसे वापस फॉरेस्ट में ले जाओ, वहाँ इसे डिकम्पोज कर दो। तभी एक टेराड्रोन एक इंक बोतल लाता है। उसे देखकर एमसी बोलता है, इंक, तुम चाहते हो कि मैं एक स्क्रॉल लिखूं? फिर वो बोलता है, लेकिन मेरे पास कोई नया वर्ड नहीं है। फिर अचानक वो मुस्कुराता है, परफेक्ट टाइमिंग। इसके बाद एमसी अपनी किताब में लिखने बैठ जाता है। वो लिखता है, क्लीनिजिंग योर लैंड विल बी टर्न बैक टू हाउ दे वर। फिर वो खुद सोचता है, मुझे वर्डिंग पसंद आई, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तभी टिग्गी वहाँ आ जाती है और म्याऊं करती है। एमसी तुरंत बोलता है, हे टिग्गी, रुको, ये पॉल्यूशन तुम्हारे लिए ख़राब हो सकता है। तभी स्क्रॉल की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। स्क्रॉल में हार्मोनी क्लींजिंग रिवॉर्ड पॉल्यूटेड टेरेन। अब टिग्गी एमसी के ऊपर लेट जाती है और म्याऊं करती है। तभी दिखाते हैं कि एक टेराड्रोन उस पेज को पकड़कर ले जाता है और बोलता है, अप्रूव्ड। यह देखकर एमसी हैरान होकर बोलता है, अरे सब लोग कहाँ गए। तभी दिखाते हैं कि सारे टेराड्रोन वहाँ से जा चुके होते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट करके बताएं। ये मैंने इस बार अपनी खुद की आवाज़ में एक्सप्लेन की है, तो आपको मेरी आवाज़ कैसी लगी, प्लीज़ बताइए।